मकान जला, दुकान जली, सियासत खूब चली। धर्म की धधकती चिंगारी, मुसीबत भारी। मदरसे से मंदिर तक नफरत के शोले। बिहार से बंगाल तक हाहाकारी हिंसा। दंगा है, धंधा गंदा है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात दंगे की। दंगा है, सियासी धंधा है। बंगाल से लेकर बिहार तक रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 96 घंटों तक कई शहरों का माहौल खराब हुआ, दंगा हुआ, मंदिर से मदरसों तक सब जगह पर हमला हुआ। सवाल यही, जिन लोगों के कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, क्या वो दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी को छुपा लेंगे? आज ग्राउंड जीरो से आपको लोगों की आप बीती सुनवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि रामनवमी पर माहौल बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन। रामनवमी पर बिहार में सांप्रदायिक हिंसा होती है। हिंसा को लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन बिहार में जो हुआ उसे अब दो तस्वीरों से समझिए। मंदिर पर हमला हुआ, मदरसे पर हमला हुआ, आम लोगों के घर जले, दुकानें जली, नफरत के शोले उठे। इस बीच नीतीश कुमार की सियासी महत्वाकांक्षा वाली झांकी ने बीजेपी और ओवैसी को हमले का मौका दिया। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए। आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? आरोप यही है कि नीतीश कुमार के सुशासन वाले दावों को दंगाइयों ने तार तार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की नींद नहीं टूटी। इस समय नालंदा जिले के, बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मौजूद हूं, जहां पर रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा इसी सड़क से निकालकर आगे बढ़ रही थी, तो उस पर पथराव शुरू हुआ और उसके बाद से हिंसा का जो खेल शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा है। ये बिहार शरीफ का गगन दीवान इलाका है और सबसे पहली घटना यहीं पर घटी और यहीं पर जो तमाम गाड़ियां और बसेस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लगी हुई थी, उन्हें सबसे पहले आग के हवाले किया गया। तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं उसी जगह की। आप देखिए बस की क्या हालत हो गई है। धू धू करके ये पूरा बस जो है वो जल चुका है। आज तक के संवाददाता रोहित सिंह जब अजीजिया मदरसे पहुंचे तो अंदर की तस्वीरें भयावह दिखी। अब जले पन्नों से उठता धुआं बर्बादी की गवाही देने को काफी। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें मदरसा अजीजिया की, जो कि बिहार शरीफ का सबसे पुराना मदरसा और पुस्तकालय है। तकरीबन 110 साल पुराना इसका इतिहास है। और शुक्रवार को जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव मचा हुआ था, तो उसी दौरान दंगाई इस मदरसा के परिसर में भी घुस आए। हज़ारों की संख्या में उनकी मौजूदगी थी। फिर उन्होंने इस मदरसे पर अपना कहर बरपाया। इंसानियत सिखाने वाली किताबें खाक में बदल चुकी हैं। दंगाइयों ने मदरसे की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। मदरसा की इस लाइब्रेरी में ये अलमारी इस बात की तस्दीक कर रही है कि 5 दिनों के बाद भी किस तरीके से यहाँ पर रखी किताबें, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अब तक यहाँ पर सुलग रहा है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से दंगाई उस दिन मदरसे में घुस आए और फिर पुस्तकालय में जो है उन लोगों ने गज़ब का, कह सकते हैं, तांडव मचाया और सब कुछ यहाँ पर बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। अजीजिया मदरसा का अपना एक इतिहास है, लेकिन इस इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। वो अध्याय है दंगाइयों के कहर का। 1910 में ये इस्टेब्लिश हुई। 1924 में ये एफिलिएटेड हुई मदरसा बोर्ड से और
लगातार एक सदी से ये मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम देता रहा है। आप देख सकते हैं तकरीबन 20 अलमारियां किताबें थीं, लेकिन वो सब पल भर में खाक हो गए। ऐसा नहीं है कि दंगाइयों का कहर सिर्फ मदरसे पर टूटा है। आज बिहार शरीफ हिंसा के जख्मों से कराह रहा है। उपद्रवियों ने इस पूरे किताब की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किताबों को आग के हवाले कर दिया गया है। उपद्रवियों ने सारा कुछ जला दिया है। अंदर जितना भी सारा सामान था, भारी नुकसान हुआ है। हम लोग का लाखों का नुकसान हो गया है। और आप देख सकते हैं पूरा किताब जल गया है, जो कि शिक्षा देता है किताब उताब। मेरा पूरा दुकान जल गया। क्या था उस दुकान? स्टेशनरी का दुकान था। आपकी दुकान को भी आग लगा दिया गया? हाँ, पूरा लगा दिया गया। पूरा कितने लोग थे? करीब 50 की संख्या में वो लोग थे। दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। गोदाम से लेकर गाड़ियां तक जलाई गई। नफरत के शोलों से भगवान का घर भी नहीं बचा। और ये मंदिर देखिए, ये भगवान का मंदिर है और यहाँ मंदिर में भी देखिए आगजनी की गई। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे अंदर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मंदिर में तोड़कर जो है इसमें आगजनी की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के अंदर नाराज़गी बहुत ज़्यादा, खासकर क्योंकि ये नीतीश कुमार का गृह जिला है। कई घंटों तक बिहार शरीफ में तांडव जारी रहा। अब अमन और शांति है, लेकिन सवाल है कि आखिर माहौल बिगड़ा कैसे, किसने बिगाड़ा? बिहार शरीफ में हुई हिंसा के पीछे दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी ये कि रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़की। दूसरी थ्योरी ये कि रामनवमी जुलूस में मौजूद शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ा। अब सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों को अपने मंसूबों में कामयाब क्यों होने दिया? नाम शशांक शुभांकर, जिलाधिकारी नालंदा, हिंसा के जिम्मेदार। अगर वक्त रहते नालंदा का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद न सोया होता तो आज ऐसे हालात कतई ना होते। इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ता, स्कूल कॉलेज बंद नहीं करना पड़ता, आज कलेक्टर साहब के चेहरे पर हवाइयां ना उड़ रही होती। नॉर्मल कब तक हो सकता है हालात कि इस पूरे दिन भर दुकानें खुले? नहीं, वो तो देखिए ग्रेजुअली होगा। दुकान खोलने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन खुद ही लोग उसको फर्स्ट हाफ में रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 2-3 दिन फर्स्ट हाफ में खुलेगी, सब ठीक रहेगा तो लोग खुद ही खोलने लगेंगे पूरे दिन भर। इंटरनेट अभी बंद रहेगा क्या? इंटरनेट फिलहाल आज तक का ऑर्डर है और आज हम लोग समीक्षा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। और स्कूल कॉलेजेस अभी? हाँ, देखिए 144 लगी है तो स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो सारा डिसीजन आज देख लेते हैं, जो जैसा रहेगा उसके आधार पर हम लोग डिसीजन लेंगे। नाम अशोक मिश्र, एसपी नालंदा, हिंसा के जिम्मेदार। ये जिले के एसपी, जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल रहे। क्या मतलब अभी तक दंगाइयों की कितनी गिरफ्तारी हुई है, कितनों की भी तलाश और हो रही है? देखिए, हम लोग लगातार रेड छापामारी कर रहे हैं, लेकिन अभी अपराधी फरार हैं और उनकी छापामारी दूसरे शहरों में भी की जा रही है, दूसरी जगहों पे भी की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी जो है 130 है अभी फिलहाल। अभी भी मतलब बहुत लोग क्या जिला छोड़ के जा चुके हैं क्या, जो दंगाई हैं उनकी तलाश के लिए? जी, जो भी अभियुक्त हैं जो इस घटना में शामिल रहे हैं वो सभी समय बिहार शरीफ से बाहर है, उनको खोजा जा रहा है और निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले 24 से 48 घंटे में हालात कैसे रहे? कोई घटना की कोई खबर ऐसी हुई? वर्तमान में स्थिति सामान्य है और लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये मामला कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि पुलिस के नाकारेपन की वजह से ही इस तरह का परिणाम हुआ है, दंगे हुए हैं। अब नींद खुली है उनकी और नींद टूटी है तो 100 आरोपी अब हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि वक्त रहते अगर यही पुलिस मुस्तैदी से जमीन पर उतरती तो दंगे को रोक सकती थी।
इस वक्त हम बिहार शरीफ के अयोध्या नगर इलाके में मौजूद हैं और आप ये जो मकान देख रहे हैं गुलाबी रंग का, ये दरअसल कुंदन का मकान है और फिलहाल यहाँ पर पुलिस छापेमारी कर रही है और काफ़ी देर से पुलिस यहाँ पर कुंदन की तलाश करते हुए यहाँ पहुँची है और घर के अंदर बताया जा रहा है परिवार वालों से पूछताछ कर रही है, कुछ कागजात मिले हैं उन सब की पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि कुंदन अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो फरार बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसमें कुंदन कुमार एक नामजद अभियुक्त बनाया गया है और इसी को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ यहाँ बिहार पुलिस की टीम यहाँ पर गहन तलाशी ले रही है, छापेमारी करी और आप देख सकते हैं पुलिस के कुछ लोग जो हैं घर से इस वक्त निकल भी रहे हैं। तो मीडिया के कैमरे के सामने फुल एक्शन में दिखने की कोशिश है बिहार पुलिस की, लेकिन 3 दिन की हिंसा के बाद अब ये हो रहा है। आपने ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रोहित सिंह की रिपोर्ट देखी बिहार शरीफ से। आइए अब आपको लिए चलते हैं सासाराम और दिखाते हैं कैसे कई घंटों तक सुलगता रहा वो हिंसा की आग में। आज ये पूरा शहर संगीनों के साए में जीने को मजबूर है। हर तरफ पुलिस का पहरा और जुबान पर दंगों की आप बीती। सासाराम में अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस का मार्च जारी है और अभी हम हैं शेरगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि एसएसबी का कंटिंजेंट फ्लैग मार्च कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये वही इलाका है जहां पहला धमाका हुआ था अभी उपजी हिंसा के बाद। बड़ी बात यह है कि इस धमाके में करीब 6 लोग घायल बताए गए थे और पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी ही संलिप्तता थी और एफआईआर में उनका नाम भी डाल दिया गया है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से एसएसबी का कंटिंजेंट यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहा है। कल तक सासाराम की इन गलियों में खुशियां गुलजार थी, लेकिन आज डर है, दहशत है और हर दिल में अमन की आशा। ये कुछ लोगों की गलतियां से शहर में थोड़ा सा ये माहौल खराब हुआ है। हम नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि शहर अमन शांति से शहर रहे अपना। ये शेरशाह की नगरी, ताराचंडी मंदिर और मेरा कहने का मतलब सारे लोग यहाँ पर अच्छे, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि क्या नाम है कि शहर अमन शांति से रहे। दंगाई अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और ये चेहरे दंगों का दंश झेलने को मजबूर है। किसी की दुकान लूट गई, किसी का घर तबाह हो गया। मेरा बाइक पार्ट्स का कादिरगंज मोड़ पर दुकान था। सुबह हमने दुकान बंद किया और रात 10:30 बजे कॉल आता है प्रशासन का कि दंगाइयों द्वारा मेरा दुकान जला दिया गया। पूरा जल कर खाक हो चुका है। जो भी बचा कुचा सामान था वो सुबह में सब लूटपाट कर ले गए। मुसलमान, सिख, ईसाई, जिंदगी की 2400 घंटे में उनकी ज़रूरत है। ये जो लड़ाई हुई है ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई है। ये तो सुनियोजित पहले से प्रोग्राम था कि इस तरीके से ऐसा किया जाएगा, जो कि आगे के वक्त में जो भी खैर जो भी है। हमारे बगल में चिक लोग रहता है लोग, उसी मोहल्ला में कुछ हमारे मोहल्ले के पड़ोसी लोग आ रहे थे रात में जुलूस के समय, तो मालूम हुआ रोते हुए बच्चों आ रहे थे। क्या हुआ मालूम हुआ कि उन लोगों ने अटैक किया है रास्ता रोक करके और बच्चों का हाथ तोड़ दिया है। तो हम कहें कि हो सकता है आपसी लड़ाई होगा, हम हिंदू मियाँ नहीं समझ पाए, होगा भाई। फिर बाद में सुबह मालूम चला है कि मुसलमानों ने वहाँ रोक करके वहाँ बच्चों का हाथ तोड़ दिया है। पूरे इलाके में खौफ पसरा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाएगा। नफरत का अंधेरा कब छटेगा। चौथा दिन है, 2 दिन बाद तो लगातार हंगामा होता गया। बम फटे, बारूद फटे, जो यहाँ के उपद्रवी तत्व है आपस में एक दूसरे की दुकान जलाएं, हिंदू मुसलमान दोनों का दुकान जला और घर भी जला। लोग परेशान रहे, घर से लोग पलायन भी किए, सब कुछ सीखा। फिर तीसरे दिन हुआ कि अब स्थिति शांत है, अचानक बारूद से बम ब्लास्ट होता है। उसके बाद कुछ स्थिति गड़बड़ाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, जाकर वहाँ हॉस्पिटल में इलाज होता है। पुलिस का दावा है कि दंगाइयों की धरपकड़ जारी है, लगातार छापेमारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस बल
जमा है। हमें बताया गया है कि अभी 40 टीमें गठित की गई हैं जिससे साइमल्टेनियस रेड्स की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि ये रेड्स अभी की हालिया हिंसा के मामले में की जा रही है और हमें ये बताया गया है कि अब तक कुल 50 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस का कंटिंजेंट यहां खड़ा है और यहां पर जगह जगह की डिप्लॉयमेंट होनी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के भी लोग मौजूद है, बीएसएफ भी है, जिला पुलिस बल भी है। तो इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ये वही बल है जो अभी अलग अलग इलाकों में आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ते हुए यहाँ पर निगरानी रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं वो सियासत जो अलग स्तर पे ही सुलग रही है बिहार की हिंसा को लेकर, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स अगर बीते दिन से हो रही है तो वो नीतीश कुमार की उस तस्वीर पर हो रही है जिसमें वो लाल किले की तस्वीर के सामने इफ्तार पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पार्टियां, बीजेपी भी हमला कर रही है, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि दुकान जल गए, मकान जल गए और हुजूर खजूर खा रहे हैं इफ्तार की। पीछे लाल किले की तस्वीर और सामने सफेद मुस्लिम टोपी पहने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार की इस तस्वीर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत सुलग उठी है। एक तो ये बिहार हिंसा की आग में सुलग रहा है और नीतीश कुमार बड़े आराम से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दूसरा ये कि नीतीश कुमार लाल किले की तस्वीर के आगे बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी वाली इस तस्वीर को देखकर सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी से नहीं रहा गया। उन्होंने कह दिया नीतीश इफ्तार के खजूर खाते हैं लेकिन मुसलमानों का ख्याल भी नहीं रखते हैं। यानी मुख्यमंत्री हैं और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आरएसएस की राजनीति का उन्माद का जो राजनीति है उसके बी टीम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब को इमारत शरिया जैसा संगठन चूंकि उनको बुलाता नहीं है इसलिए कि ये उन्माद के लोग हैं, उनको निमंत्रण मिला नहीं, तो नीतीश कुमार जी तो इमारत शरिया के कार्यक्रम में गए और जो परंपरा है उसके अनुसार दावते इफ्तार में उनको टोपी समर्पित किया। लेकिन आप जो नरेंद्र मोदी का राजनीति का टोपी पहने हुए हैं तो आपको तो सब पहचान गया है ये नकली टोपी वाला है। तो न इमारत शरिया बुला रहा है न जनता बुला रही है। सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी प्रहार किया। हम आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने नालंदा में दंगा करने वालों को उल्टा लटकाने की बात कही थी। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे, उनकी सरकार आएगी। अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के कातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटकाइए। इदरीस पाशा के जो मॉब लिंचिंग हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, किडनैप करके मार दिया गया उसको, जुनैद नसीर के मारने वालों को उल्टा लटकाइए। अमित शाह साहब क्यों नहीं लटकाते आप एक तरफा क्यों बात करते हैं? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना। जब आप उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, संविधान भी उल्टा लटक जाएगा जब, बस सबको लटकाइए उल्टा आप। बिहार में हुई हिंसा पर भी ओवैसी ने नीतीश कुमार और अमित शाह को घेरा तो ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बीजेपी की तरफ से तो तमाम केंद्रीय मंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। इस बीच आइए आपको सुनाते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। इफ्तार में जाना कोई गुनाह नहीं है। इफ्तार तो मैं भी करता हूँ, हर साल करता हूँ। और देखिए मेरी आपत्ति किसी चीज़ पर नहीं है, यानी फोटो खिंचवाया तो ठीक है। हमारी आपत्ति केवल अगर है तो सासाराम और नालंदा में जो कुछ हुआ, और नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और केवल इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया होता। और देखिए नालंदा के जिस इलाके में घटना घटी, यहाँ पहले भी तनाव हर साल बना रहता है,
लेकिन इस बार घटना घटने का मुख्य कारण है दोनों जगहों पर कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, होमगार्ड के जवानों को आपने खड़ा कर दिया। तो ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है? तो ये तो आपका फेल्योर है। और मैंने नीतीश जी को देखा है, जब हम लोग के साथ एक काम करते हुए वो एक पल पल की मॉनिटरिंग करते थे। मजाल नहीं था कोई घटना घट जाए, और अगर घटना घट गई तो तुरंत उसको काबू में लेना। आपने बिहार की तस्वीर देखी कैसे वहां पर हिंसा सुलग रही है, लेकिन अब आइए आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जो कि कई दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। अलग अलग जगहों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हुगली में बीजेपी ने मोर्चा संभाला। इधर ममता बनर्जी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उन्होंने अब कहा है कि वाम और राम से उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडे वाम और राम मिल गए हैं और जानबूझकर हिंसा की साजिश रची जा रही है और फिर हिंसा पश्चिम बंगाल में फैलाई जा रही है। फिर से मूव कर रही है ये ट्रेन कोलकाता की तरफ। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हुगली के रिषड़ा की हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे फाटक के पास ईंट पत्थर पड़े हैं, दुकानों पर ताले पड़े हैं। हुगली में ये हिंसा के बाद का सन्नाटा है। अब इस वीडियो को देखिए। सोमवार यानी 3 अप्रैल की रात हुगली में कैसे पत्थर बरस रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अपनी शील्ड से ईंट पत्थरों को रोक रहे हैं। हुगली के रिषड़ा में बीजेपी के जुलूस के दौरान दंगा भड़कता है और दंगाई रेलवे की प्रॉपर्टी को तहस नहस कर डालते हैं। रामनवमी यानी 30 मार्च से बंगाल में शुरू हुआ दंगा 6 दिन बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह है कि बार बार ये दंगा क्यों भड़क रहा है? बंगाल में इस दंगे की जिम्मेदार बीजेपी है या ममता बनर्जी? सबसे पहले 30 मार्च यानी रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दंगा होता है और पूरे हावड़ा में आग ही आग दिखाई पड़ती है। वाहन फूंक दिए जाते हैं। ये दंगा रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़कता है। दंगा भड़कते ही सीएम ममता बनर्जी सामने आती हैं और कहते हैं कि हावड़ा में हिंसा भड़काने वाले बाहर से आए थे और बीजेपी ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। उसके अगले दिन यानी 31 मार्च को हावड़ा के शिवपुर में फिर से दंगा भड़कता है। जुमे की नमाज के बाद जमकर पत्थर चलते हैं। 2 अप्रैल को हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा होती है, जिसमें बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल होते हैं। हिंसा के दौरान तोड़फोड़ और आग लगाई जाती है। 3 अप्रैल को हुगली के रिषड़ा में फिर से हिंसा भड़कती है। ट्रेनों पर भी पथराव की खबर आती है। हुगली में दंगा भड़काने के लिए करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी होती है। बंगाल में धर्म की धधकती चिंगारी को शांत करने के लिए खुद राज्य के गवर्नर को उतरना पड़ता है। जी हां, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस अपना दार्जिलिंग दौरा छोड़कर हुगली के रिषड़ा पहुंचते हैं और दो टूक कहते हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। There will be action, solid action from the part of all law enforcement agencies. We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. The police will come down heavily on them. Bengal has been suffering this kind of criminalization of politics for a long time. There we will put a final end to it. भले ही गवर्नर दंगाइयों को चेतावनी दे रहे हों, लेकिन बंगाल में जितनी हिंसा भड़की है उससे कहीं ज्यादा दंगों की सियासत हो रही है। हिंसा को भड़काने वाली बयानबाजी भी जोर शोर से चल रही है। ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बांग्लार मानुष दांगा भालोबाशे ना, दांगा कराटा बांग्लार संस्कृति नय। दांगा आमरा करी ना, मानुष कखनो दांगा करे ना। बीजेपीर लोकेरा आजके पारे ना, ताई दांगा करबार जन्नो बाइरेर गुंडादेर भाड़ा करे निये आसे। एबं एटाके आमी बोलते चाइ दांगा नय, इट्स ए क्रिमिनल भायोलेंस। एटा होच्छे क्रिमिनलदेर निये भायोलेंस करा। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक। और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं
माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के बीच आपसे ये बातचीत हो रही है। जो हिंसा रामनवमी के बाद से पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, उसी पर मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आज आप दंगा प्रभावित जगह पर भी गए, घायल से भी मिले, क्या परिस्थिति आप समझ रहे हैं? आपकी क्या रीडिंग है राज्यपाल जी? आखिर ये हिंसा क्यों इस तरह से हुई है पश्चिम बंगाल? I went to the field, interacted with the people, saw the places where the incident took place, made my own assessment, discussed with the officials, discussed with the public men, and took input from various sources. I have seen, I have analyzed, I have assessed, I have taken certain decisions, and those decisions will be put into action very soon. सर, आपसे निवेदन है, अगर आप क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आप हिंदी में मेरे प्रश्नों का उत्तर दें? मैं कोशिश करूंगा, और मेरा हिंदी अच्छा हिंदी नहीं है, मेरा हिंदी मलयालम हिंदी है, माफ कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर हिंदी में ही ये प्रश्न आपसे पूछूं, आपको क्या समझ में आ रहा है, कहां पर चूक हुई है, क्यों ये हिंसा इस तरह से भड़की पश्चिम बंगाल में? I think there is an instance of the unruly elements taking over the reins of governance for a few hours. The villain of the piece, the criminals, the lump and crass elements, the hooligans, they played with law and order for some time. People were harassed. The unsuspecting ordinary people were harassed for some time. There was also looting, stoning, burning of police vehicles. There was pell-mell for some time. But now, normalcy has been established. सर देखिए, अब राज्यपाल जी, स्थिति ऐसी है कि ममता बनर्जी सीधा आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया है, 5 स्टार होटल में साजिश रची गई है, बाहर के लोग आकर हिंसा फैला रहे हैं, वाम और राम वाले मिल गए। वो कह रही है राम मतलब बीजेपी वाले लोग, कह रहे मिल गए हैं और ये पार्टियां हिंसा फैला रही हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इसका एक बहुत बड़ा आउटकम हो रहा है। आपको क्या लगता है, दोनों बोथ आर फीडिंग इनटू ईच अदर, एक दूसरे की वजह से ये बढ़ रहा है मामला? I'm a stranger to politics. Its grammar I do not know. Its idiom I do not understand. I go by the constitution. I go by the rule of law. I will approach these incidents from that light. I have no comments on the political analysis done by A, B or C. ममता बनर्जी को क्या ऐसा करना चाहिए? मुख्यमंत्री के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है इस पर? क्या आपकी केंद्र में भी किसी से इस पर बातचीत हुई है? ममता बनर्जी या फिर केंद्र में किससे बात हुई है? और क्या आपको लगता है ऐसा किया जाना चाहिए जिससे ये हिंसा नियंत्रित हो पाएगी? Chief Minister is my constitutional colleague. I believe in dialogue. We are having the constant, frequent dialogue. We exchange views. I also interact with the center to the extent it is required. But what इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।